अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जुम्मे का हम सबको इंतज़ार होता है क्योंकि वीकेंड आ गया है और यकीनन लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब ज़रा रिलैक्स करेंगे, देर से उठेंगे और वो तमाम चीज़ें करेंगे जिसको हमें पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलता। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि गुजरे दिनों को याद करते हुए, ख़ास तौर पर जब छुट्टी का दिन होता है तो आपको अपनी स्कूल की छुट्टियाँ याद आती हैं, वो केयर फ्री ज़माना याद आता है जब आपको 2-2 महीने की स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां मिला करती थी। एंड थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, आप अक्सर कहते हैं यार वो वक्त कितना अच्छा था, वो ज़माना कितना अच्छा था, चीज़ें कितनी पायदार थी, मोहब्बतें कितनी मुखलिस थी, दोस्तियाँ कितनी पायदार हुआ करती थी। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हर चीज़ में ऐसा लगता है कि नफसा नफसी का आलम है, तेज़ी है। और जब से मेरे ख्याल में पहले तो हम अप्लायंसेस की तरफ भी अगर देखें तो ऐसा लगता था कि कोई चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो इसने साल हर साल हमारे साथ चलना है। एयर कंडीशनर्स लोग लेते थे कि भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम की परचेज़ है, लेकिन अब कोई भी चीज़ 6 माह और साल भर आपके साथ रह जाए तो आप कहते हैं गनीमत है, अब इसको चेंज किया जाए। इसी हवाले से हमने सोचा कि ज़रा गुजरे वक्तों की कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने आई। एक ऐसा बल्ब जो 1-2-5 साल नहीं बल्कि 117 साल से जगमगा रहा है, एक ऐसा अनोखा बल्ब है। आप और मैं तो चाहेंगे इसी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होने चाहिए ताकि ये रोज़ का खर्चा बच जाए। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस रिपोर्ट और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि पूरे 117 बरस से ये बल्ब रोशन है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके लेवर मोड़ पर कायम फायर स्टेशन नंबर 6 में सन 1901 में ये बल्ब रोशन किया गया, जो आज तक खराब नहीं हुआ। बल्ब की रोशनी थोड़ी मध्यम हो चुकी है मगर ये अब भी पूरे 24 घंटे रोशन रहता है। 117 बरस में ये बल्ब सिर्फ 2 बार बंद किया गया। पहली दफा 1976 में इस बल्ब को दूसरे फायर स्टेशन में लगाया गया और मुंतकली के वक्त बल्ब को टूटने और उसकी हिफाजत के लिए पुलिस और फायर ट्रक रवाना किया गया। दूसरी बार 2013 में ये बल्ब 4 घंटे के लिए बुझाया गया। जी जनाब, आपने देखी ये रिपोर्ट। 117 बरस से जल रहा है ये बल्ब। रोशनी थोड़ी सी मध्यम हुई है लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही दफ़ा हुआ है कि इसको थोड़ी देर के लिए बंद किया हो। यकीनन हम ऐसी कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द अगर देख लें तो हम समझते हैं इसको तो कोई ख़ास बाबा जी की दुआ है, कुछ बुज़ुर्गों ने इस पर हाथ शफ़क़त का फेरा हुआ है तभी ये चल रही है। और इसी तरह की बातें मेरे ख्याल में ज़िंदगी को मायने ख़ेज़ बनाती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि चीज़ों की पायदारी सिर्फ उनकी यूजेज से ना देखी जाए। कई दफ़ा जब जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, दुनिया में माना जाता है कि जब वाइट अप्लायंसेस की सेल बढ़ती है तो ये इशारा दे रहा होता है कि आपके मुल्क में मिडिल क्लास बढ़ रही है, खुशहाली आ रही है। और यही छोटी छोटी खुशियाँ कई लोगों के लिए बड़ी यादगार यादें बनी हुई होती हैं। आप अपने बचपन में रिकॉल कीजिए, आपको ज़रूर याद होगा कि पहली दफ़ा आपके घर में कोई इस तरह की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब ख़रीदने जा रहे थे तो वो किस तरह एक पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा यूनिक मोमेंट होता है। आज भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाएँ, आप बहुत सारी उम्मीदों और खुशियों से भरी हुई आँखें और मुस्कुराहटें देखेंगे जब एक फैमिली एक साथ आती है और एक साथ मिलकर कोई बड़ा रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र या फिर कोई और अप्लायंस ले रही होती है। कहने को ये सिर्फ अप्लायंस है जो ज़िंदगी को आसान बनाएगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी होती हैं बहुत सारी यादें। और बहैसियत एक फैमिली, क्या पता किसी फैमिली ने कितने अरसे से पैसे जोड़कर और अपनी चीज़ों को, ज़रूरतों को एक साइड पर रखकर इसकी तैयारी की हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को मीठा बनाती हैं और यकीनन उसको हमें वैल्यू करना चाहिए। तेज़ रफ्तारी से ज़िंदगी गुजरती चली जाती है और कभी कभार बड़ी बेकदरी से जब हम इन चीज़ों को घर से निकालते हैं तो भूल जाते हैं कि वी क्रिएटेड सो मैनी मेमोरीज विद देम। आज इसी हवाले से थोड़ी सी बात की जाएगी। आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल, नॉस्टैल्जिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, बट दैट इज़ व्हाट मेक्स लाइफ ह्यूमन। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। जिस तरह के हमेशा हम आपके सामने रखते हैं एक्शन का रिएक्शन, कोई भी बड़ी खबर हो उसके बाद अवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है, पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं और पावर कॉरिडोर्स में उसके हवाले से क्या बात की जा रही है, ये हम आपके सामने रखते हैं। कल ही की बड़ी खबर कि पेट्रोलियम मसनूआत में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है उनकी कीमतों में, और इस वक्त ये इजाफा तकरीबन 5 रुपये का है। और यकीनन ना सिर्फ आपकी आमदोरफ्त में इससे फ़र्क पड़ेगा बल्कि मार्केट में जो भी चीज़ है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। इस पर रद्द अमल अवाम का तो सामने आया ही, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खुसूसन इसी हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, यकायक ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसका इंदिया तो पहले से दिया जा रहा था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अवाम किस तरह रिएक्ट करेगी, और क्या ये बिल्कुल ही नादुरेक था, यानी इसको हम किसी तरह अवॉइड नहीं कर सकते थे? नहीं, अवॉइड बड़ा सिंपल है। जो पेट्रोल प्राइसेस होती है जी, उसका डायरेक्ट लिंक होता है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से, और हर महीने के आखिर में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो समरी बनाती है और वो ये बना के वजीर आजम को भेजती है कि जी ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इस तरह से उसका रुझान रहा है, बढ़ती रही हैं या कम होती रही हैं या कितना असर रहा है, और उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करनी है प्राइसेस। अब उसके बाद हुकूमत का काम होता है कि उसको एब्जॉर्व करे, कि अवाम को अगर वो समझती है, हमदर्दी है कि अवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा इस किस्म की प्राइस इंक्रीज एब्जॉर्व करना, तो वो दायरा फिर नहीं करते हैं। तो ये जो इस दफा जो प्राइस इंक्रीज हुई है इसकी तो समझ से बाहर है। अक्टूबर के महीने में 10% से ज्यादा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरी है इंटरनेशनल मार्केट में, और हमारे यहाँ इतनी बढ़ा दिया गया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो बड़ी सिंपल सी है कि जी छोटे अरसे में प्राइसेस बढ़ाए जाए, और अवाम का रिएक्शन चूंकि वो सड़कों पर नहीं आ रहे तो इसलिए वो बर्दाश्त करते चले जाएंगे। ज़ुबैर साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं, एक ऐसी जमात जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, हुकूमत वक्त है, जिस तरह बार बार उनको कहा तो ये जाता है कि दे आर वेरी पॉपुलर, ऑफ कोर्स वोट बैंक इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक के बाद एक अगर अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं तो इसको उनके वज़रा तो या ये जो कैबिनेट है वो तो शो करती है कि देखिए जी ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ये हमारी पॉलिटिकल ग्रिट है। अब इस पे जो अवाम का रद्द अमल आएगा क्या इनकी पॉपुलैरिटी में कमी करेगा? आप सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? अगर आप उनसे देखें मसला उनका क्या है, क्यों वो नागुज़ीर वो कहते हैं कि ये प्राइस बढ़ाना जरूरी है। मसला उनका ये है कि और कोई इकोनॉमिक कोई इनिशिएटिव या सोल्यूशन है नहीं। अवाम को आपने बड़े जबरदस्त वो एक सुनहरा ऐसा ख्वाब सुनाया था कि जी यहाँ जब हम आएंगे खुशहाली होगी, हमारे पास ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है उन पार्टीज से जो रूल करते रहे। लेकिन हम उस वक्त भी कहते थे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ये ले सकते हैं, ना इनके पास कोई ऐसी देखे दो चॉइसेस होती है। तो आसान तरीका क्या है, अगर कोई नॉन फाइनेंस का भी कोई आदमी हो, वो उसको अगर आप ये कहें कि जी खजाना भरना है आपने, तो आसान तरीका क्या है, कीमतें बढ़ा दें। ये तो सबसे आसान तरीके है ना। लेकिन कोई आपको कोई पीएचडी, लेकिन ज़ुबैर साहब फिर सवाल यूनिवर्सिटी से ज़ुबैर साहब फिर सवाल तो लोग ये करते हैं कि अभी तो इन्होंने कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, 70 दिन में कोई बड़ी पॉलिसी नहीं आई। सवाल ये है कि खजाना खाली कैसे हो गया इतनी जल्दी? खजाना कोई खाली नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते। एक बड़ा सिंपल सा यार्डस्टिक होता है। एक तो हमारे यहाँ लोगों को इकोनॉमी का इतनी समझ बूझ नहीं होती। इकोनॉमी के दो एस्पेक्ट होते हैं जब आप खजाना खाली की, एक डॉलर और 1 रुपए जी। डॉलर्स आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का आपके लोकल खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक रिफ्लेक्ट होते हैं। स्टेट बैंक कहता है कि इतना आपके पास, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। जहां तक रुपए का ताल्लुक है वो आता है आपका लोकल टैक्सेस से, जो फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, उसका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले साल जो फिस्कल ईयर खत्म हुए हैं उसमें पाकिस्तान की तारीख में टैक्स कलेक्शन उतना कभी हुआ ही नहीं, तो वो खाली कैसे हो सकता है? बड़ी सिंपल सी बात है, इतना टैक्स कलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। और जहां से PMLN की हुकूमत आई थी और जहां हमने खत्म किया है, हमने 1946 बिलियन रुपए से 4000 बिलियन पर क्लोज किया है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी डबल नहीं हुआ। तो फिर ज़ुबैर साहब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खजाना भी खाली नहीं है, यानी बैनुल-अक़वामी कीमतें भी अगर ईंधन की गिर रही हैं, तेल की गिर रही हैं, तो फिर कीमत बढ़ाने का पेट्रोलियम के मसनूआत की वजह क्या है?
कि आसान तरीके ना, और जब आपको समझ नहीं आती तो आपने खजाना और बांटना है। देखिए बात ये होती है कि इन्होंने पहले क्रिटिसाइज किया कि अखराजात बहुत हैं इनके, जी यही कहते थे ना कि बहुत शाना अखराजात करते हैं। अब वो इनको आसान तरीका क्या था, पैसे बेचना शुरू कर दी। ये तो अनपढ़ लोगों का है ना, कारें बेचनी शुरू कर दी, और आपने लोगों को तासुर ये दिया कि पैसे हम जमा कर रहे हैं ताकि अवाम का पैसा हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल चीज थी कि जब आप बजट पेश करेंगे उसमें क्या इजाफ रखते, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो 10.5 महीने थे इनके पास हुकूमत के, तो पूरा फिस्कल ईयर ही था। आप सूरत बदल तमाम कर सकते थे, आप अपने जो अखराजात थे उसको कम कर सकते थे, एक पैसा कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिए। चाहे गवर्नर हाउस के आप अखराजात देख ले, चाहे तो वैसा आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अब ये जो सिनेरियो जिस तरफ आप जाती हुई देख रहे हैं, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, ये इम्प्रेशन हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बैकलैश जो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर आया कि देखें जी, जब आप कैंपेन ट्रेल पे थे या जब आप अपोजिशन थे तब आप हुकूमत पे और मईशत पे क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन अब आप जब हुकूमत में हैं और आप तब भी ये उसी तरह की क्रिटिक इकोनॉमी पे करेंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर का किस तरह कॉन्फिडेंस पैदा हो पाकिस्तान में, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना रहा है। इसको आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अब अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? आप जो बार बार एक क्वेश्चन पूछी थी कि इनका प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जाहिर है जो बता भी दिया कि IMF के पास जाना है। IMF ये कहता है, ये अब ये थोड़ा सा जाहिर है नाज़रीन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कहता है कि जी आपका फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। एक उनका तरीकेकार है IMF का। अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं। रेवेन्यूज कैसे बढ़ाएंगे, आप हर चीज की कीमत बढ़ा के करेंगे, और तो कोई आपके पास तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि जो IMF के साथ जो हमने किया था, हम भी IMF के पास गए थे, हमने कहा था हम अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। हमारे जमाने में जो इन्फ्लेशन का 60 महीने का रिकॉर्ड है वो पिछले 40 साल में इतना कम नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि आपने अब IMF के साथ अगर आप घुटने टेक के बैठ जाएंगे तो IMF तो आपको हर चीज वो मनवाएगा, उनको तो पॉलिटिकल साइड का पता भी नहीं है, उनके लिए तो आवाम काउंट भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है थोड़ी सी हिम्मत करके अगर ये IMF के सामने ये कहें कि जी शॉर्ट टर्म में ये तो दबाव हो जाएगी कौम, और हमारे लिए पॉलिटिकली भी इम्पॉसिबल होगा उसको जस्टिफाई करना, लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब अपने उसमें हैं। तो भाई साहब, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है पंजाब का सूबा, क्योंकि ज़्यादातर जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट फंड था वो लगा दिया गया है 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी मेट्रो बसेस और ऑरेंज लाइन पे। तो अगेन आप क्या समझते हैं, ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, यू डोंट एग्री विद दैट? एक सिंपल सी एग्जांपल, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। बात यह है कि पंजाब का खजाना कहाँ से भरता है, ये कम होता है। पंजाब या किसी सूबे का जो NFC अवार्ड है जी, उसके थ्रू फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, और फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है 60% जो भी फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से 60% सूबों का हिस्सा होता है। सही। तो जब हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट किया तो 2590 बिलियन रुपए सूबों को जा रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? वो तो अगर ऑरेंज ट्रे पर लगा भी होगा वो तो 2 साल या पिछले साल का, इस साल तो उनको रिकॉर्ड पैसे मिलने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक है, बिल्कुल सही। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद होने का। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत डेफिनेटली बढ़ चुकी है, इसका क्या रिएक्शन आएगा अवाम की तरफ से ये अभी भी देखना है, लेकिन मेरे ख्याल में लोग अभी से परेशान तो ज़रूर हैं। इस पर बात करेंगे आगे भी, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने बड़े यूनिक सब्जेक्ट्स और यूनिक गेस्ट को लेके आएँ। अक्सर जब बात की जाती है साइंटिफिक डिस्कवरी की तो हमारे जहन में शायद ये गुमान है कि इसमें ज़्यादा काम पाकिस्तान में नहीं होता, बहुत सारे लोगों की रुग़बत नहीं है, साइंटिफिक जहन नहीं है शायद हमारा। लेकिन आपको बताते चलें कि हर शोबे में, साइंस से रिलेटेड हर फील्ड में पाकिस्तान में काम हो रहा है। यकीनन हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ जैसे रिसोर्स नहीं है, उतने
ज़्यादा लोग इस तरफ माइल नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसी हवाले से हमारे पास जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनकी एक ऐसी डिस्कवरी जो कि एक बहुत ही यूनिक डिस्कवरी है, पेटेंट्स भी हैं उनके पास इस चीज़ के, उसके हवाले से हमने कहा कि आपसे उनकी मुलाकात करवाई जाए और जाना जाए कि उनकी डिस्कवरी की एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हैं एंड व्हाई इज़ इट सो यूनिक। हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद हैं आज डॉक्टर नईमुद्दीन और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं आपके साहबजादे डॉक्टर शमाइल ज़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और बताते चलें कि जो खुसूसी इनकी इन्वेंशन है, ये एक ऐसी पेटेंटेड मेडिसिन है जिससे हाइपर हाइड्रोसिस का इलाज किया जाता है, और ये पाकिस्तान में आपके मेरे ख्याल में यू आर द ओनली वंस हु हैव इन्वेंटेड दिस इन पाकिस्तान। This drug actually, and this is the drug, first drug, and this is the first drug of the Asia that has been launched here in Pakistan. Wow. First drug, and there is no specific good treatment, permanent treatment of the disease throughout the world. And my drug that has been granted, and they have declared as a novel invention. And Michael Isal, attorney lawyer of the USA, he have given a press release. In press release, it is with me in WhatsApp. He has said this is the breakthrough invention of the world. वंडरफुल। और ये इसी लेवल पे इसको एक्नॉलेज करने के लिए हमने यहाँ पे आज इनको दावत दी है। डॉक्टर शमाइल, आपसे पूछना चाहूँगी कि हाइपर हाइड्रोसिस हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा, पसीने की ज़्यादती को कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पसीना आना, जिसको कई दफ़ा लोग शायद एज अ डिजीज़ रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे होते, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का, आपके शो का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में दावत दी। और अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं जितने भी आपके नाजरीन हैं, और अगर कैमरा इस चीज़ को दिखा सके, तो बेसिकली ये एक वो कमाल की चीज़ है जो अभी तक सिर्फ 3 जो साइंटिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में उनको मिली है, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेड ऑफिस है। बेसिकली ये शायद ब्रेकिंग न्यूज़ होने जा रही है, और ये फर्स्ट टाइम आपके शो से डिलीवर होगा। PTV के थ्रू हो चुका है, बट ये आपके शो से भी डिलीवर होगा अगर कैमरास को दिखा सके। यानी मैं इसको रीइटरेट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान भर में 3 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरीज, जिनकी इन्वेंशंस को ये पेटेंट मिला है, और कहा गया है कि वाकई ये इतनी नादिर नोवेल किस्म की इन्वेंशन है कि इसका जो सेहरा है वो इन्हीं के सर बनता है। और एज़ पाकिस्तानीज़ इस पर हमें फ़ख्र है ऑफ कोर्स, और ख़ास तौर पे मज़ीद इसके बारे में बताने के लिए इनको यहाँ पे हमने दावत दी है। मैं बस वो यही ऐड करूँ कि ये जो है अभी तक की तीसरी मेडिसिन जो पेटेंट हुई है, और उसके बाद मैं ये जो पेटेंट है, ये जो मेहनत है, ये पाकिस्तानी कौम के नाम करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम जितनी भी करते हैं सिर्फ अपनी वतन की मोहब्बत के लिए करते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद जो आपने सवाल पूछा व्हाट इज़ हाइपर हाइड्रोसिस, हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइड्रोसिस का मतलब पसीना आना। तो ज़्यादा पसीने के इखराज जो है ये डिजीज़ होती है, इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, और इसके जितने भी इलाज हैं अभी तक उन सब के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चंद इलाजों में से कुछ इलाजों के नाम लूँगा। सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं हाथ पे और पैर पे, और करंट दिया जाता है ताकि आपके जो स्वेट्स ग्लैंड हैं आपके हथेलियों पे और पैरों पे वो बर्न आउट हो जाएं। अब आप सोच सकती हैं कि ये किस कदर पेनफुल ट्रीटमेंट है। उसके बाद बोटुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स जो पेन के होते हैं वो हाथों पे होते हैं, तो आप जैसे ही ये लगाते हैं शदीद तरीन पेन होता है। उस हवाले से ये जो हमारी इन्वेंशन हुई है ये इसलिए कमाल की है क्योंकि ये सब्जी से जो है ये ड्राइव हुई है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि आप इसको खा सकते हैं। टॉपिकल मैं जरा बता दूं, इतना बता दें डिजीज का रहना। देखिए ये मैंने जो ड्राइव किया है ये मैंने पास से वेजिटेबल से ड्राइव किया है। एक्चुअली होता यह है कि पास से जो वेजिटेबल, मैंने आपको ये बता दूं 772 प्लांट्स पे काम किया है, 772 पे प्लांट्स पे काम किया, और ये इसमें से एक पार्सले प्लांट था, ये उससे ड्राइव हुई जब मैं कर रहा था ये। और ये बताऊं पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑथेंटिक ट्रीटमेंट नहीं था, ये मैंने किया लोकल ट्रीटमेंट है ये, यानी आपको लोकल ही लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये देखिए जितनी भी ड्रग इन्वेंटेड है, जैसे उन्होंने बताया कि ये इसमें कितने साइड इफेक्ट है, मैडम ये वो है जो चीज आप खाती रहती हैं, आप इसको लगाएं और लगाने के बाद आप खाना खाएं, बिस्कुट खाएं, व्हाटएवर यू डू। एक जहन में मेरे सवाल आ रहा है, हम दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में जब सुनते हैं तो उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जैसे अब कहा जाता है ना, ग्रेविटी ऐसे इन्वेंट की, न्यूटन ने कहा ऊपर से सेब गिरा। तो आपने ये कैसे डिस्कवर किया? मैडम मजे की बात आपने की है। देखिए बात दरअसल क्या होता है कि जब अल्लाह ताला को किसी इंसान को बाम उरूज पे पहुंचाना होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, आप यकीन करें। और बड़ी मतलब किसी को बताए, न्यूटन को देख ले, 12 साल का बच्चा बैठा हुआ है, और इसको देख लीजिए, एडिसन को दीजिए, उसको ट्रेन में थप्पड़ मारा, उसको बैर हो गया था बेचारा, और वो वहां कभी काम कर रहा है ट्रेन में, कभी इधर उधर, हर एक के साथ हिस्ट्री है।
बेटा बात रही जब मैंने MBBS किया था, मुझे शौक तो बचपन से था, और मैं आपको बताऊं मैं पोएट भी हूँ। मेरी 104 नगमे रेडियो पाकिस्तान में बच्चों की दुनिया में लॉन्च हो चुके हैं और मुझे अवार्ड भी दिया गया है। खैर, तो ये जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, डॉक्टर बन चुका था, मैं रेडियो पाकिस्तान में कंपेयर भी था आपके साथ, तो मैं बार बड़ी बता रहा हूँ कि एक कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके जो मेडिकल डायरेक्टर थे परवेज हसनाई साहब ने मुझे मुलाकात दूंगा, यार हम रिसर्च कर रहे हैं, आप तो बड़ा नॉलेज है। खैर उन्होंने एक राइट मिली, तो मैंने कहा ठीक है, ये एबरलेबॉटिस उस जमाने एक ड्रग लिखा, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर बड़ा खुश हुआ। अब मेरा अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया, यानी मुझे बिल्कुल रास्ता बना दिया। उसके बाद जब मैं डर्माटोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं स्किन मैं JPMC में गया पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए। आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग में 3 ऐसे बच्चे आए थे कि जिनको बस चेहरा गम कर रेड हो जाता था। वो सऊदी अरब में भी किसी ने डायग्नोज नहीं किया। मैं PG शिफ्ट था तो मैडम ने मुझे बोला तो इनका बदन गर्म रहता है, इनका चेहरा रेड रहता है, इसको डायग्नोज करो और ये केस तुम्हारे हैंड ओवर कर दे। मैं करता रहा। बाय द वे मेरे दिमाग में मैंने कहा ये देखा ड्राई स्किन हो रही थी, लाल होती थी, बस मेरे दिमाग में बायोप्सी कराई स्किन की। जब बायोप्सी कराई उनके ग्लैंड थे ही नहीं, स्वेट ग्लैंड, यानी पसीना पैदा करने वाले हुदूद थे ही नहीं उनके अंदर, जिसकी वजह से वो बॉडी कूल डाउन नहीं होती थी। देखें ना, जब टेम्परेचर को थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, रेगुलेटरी वो इस तरह आपका हाइबो पहला नहीं, मतलब मेरे जहन में ये रहा, बस वो निकल गया। फिर मैंने कहा केस प्रेजेंट किया, सेकंड वर्ड रिकॉर्डेड केस था जो मैंने डायग्नोस किया था JPMC में IU मेडिकल कॉलेज में। खैर वो होगी बात। अब वो बता रहा हूँ, उसके बाद मेरा शौक तो था, मैं मार्केट जाता फार्मास्यूटिकल में 24 घंटे, मुझे पता नहीं नींद क्या होती है। वो कहते हैं नींद भी उसकी हम जो ली थी वो भी दामन छोड़ चली, और लाख बुलाना चाहा लेकिन हमसे मिलने नींद ना, रात भर काम करता था। आप भी तो को इन्वेंटर हैं, तो डॉक्टर साहब के साथ जब होते थे, थोड़ा आपकी तरफ गुफ्तगू की तरफ आना चाहूंगी कि ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, एंड ऑफ कोर्स यू हैव लिव्ड इन द हाउस होल्ड, सो यू मस्ट हैव बीन इंस्पायर्ड। आपका इंटरेस्ट इन्हीं की वजह से डेवलप हुआ? बिल्कुल। मैं जो थोड़ा सा और ऐड कर सकूं, मेरा काम जो है वो अब्बू की डांट सुनना ज़्यादा था और अब्बू को चाय पिलाना ज़्यादा था, और फिर मैंने थोड़ा सा पार्ट इन्वेंशन में लिया। खैर जोक तो बात, बट सी द थिंग इज अकेडमिक पर्पस से मैं हमेशा से अकेडमिक साइड पे बहुत रहा हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान का वो वाहिद डॉक्टर हूँ जिसके पास डर्माटोलॉजी की डिग्री है, जिसके पास मैंने MRC GP UK से कंप्लीट किया हुआ है। आई हैव डन माय MD फ्रॉम USA, आई हैव बीन टू यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं पूरा ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हैंडल कर रहा था। क्योंकि देखें बेसिकली आई हैव अ 3 MRC GP इन्होंने किया हुआ है, ब्रिटिश है, MRCP पार्ट 1 किया हुआ है, FCPS पार्ट 1 किए हुए है, USA में अमेरिका का एक पर्चा लास्ट रह गया जो उसका जाएगा। 3 कॉलेज मेरे साथ एकेडमिक में जिनकी जरूरत पड़ती थी। तो उसके बाद में देखिए आपको बताऊं पेटर्न का भी भाई आप जरा, ये तो मैंने इन्वेंट भी किया। मैं ब्रीफ स्टोरी बता रहा हूं। मैं रात भर जागता रहता था 2 तो मैंने ऐसा किया, वेजिटेबल थी तो मैंने 10 वेजिटेबल को मैंने जार थे 10 में मुख्तलिफ प्लांट्स को डाल करके हीट किया किस्म करके, वो एक्सट्रैक्शन करा। तो मैंने जब देखा पास्ते प्लांट वाला था, तो बाय द वे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब मैं देखा मैंने कहा इसमें थोड़ी खुशबू भी आती है। बस मैंने उसको हिला करके बाय द वे बता रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैं हाइपर हाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट रहा है। बस मैंने यूं करके एक हाथ पे ऐसे करके लगा लिया। गर्मी हो रही थी तो मैडम आधे घंटे बाद जब मैंने देखा सब जगह से पसीना आ रहा है, यहाँ पसीना नहीं आ रहा है। बस मैं उछल गया, मैंने अरे ये क्या। फिर मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके क्रीम फॉर्म मिला करके जब क्लिनिकल ट्रायल की तो मालूम था कि पसीना रोक गई थी। So that was a जी एक्सीडेंटली मैं कर रहा था काम कैंसर के लिए, कि कैंसर लोगों को होता है उसका ट्रीटमेंट, लेकिन एक्सीडेंटली कर कुछ रहा था और ये इस तरीके से आ गई। तो अच्छा अब मैंने इसको जब करा मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने पेशेंट को चुंगटर में बड़ा लोग खुश हुआ। उसके बाद में फिर अब आपको मैं हिस्ट्री सुना रहा हूँ। असल पे आइए कि पेटेंट इज नॉट ए जॉब। जब मैंने करा तो इन बच्चों ने मेरी मदद की। मेरा बेटा फदाइल है, वो भी डॉक्टर है, एक बेटा मेरा इंजीनियर है, वो इंडस्ट्रियल डॉक्टर है, तो उस बारे में मदद जमाइल दिया। तो इन्होंने कहा अबू आपको खैर पेटेंट कराया। पेटेंट मैंने कहा खैर पेटेंट के लिए जब करा तो आप यकीन करें इन्होंने लॉयर को तलाश किया। पहली बात बताऊँ, जब पेटेंट के लिए जब हमने यहाँ पर उसको कंटेक्ट किया तो पहला उसने एक लेटर भेजा हमको। उसने कहा जी देखिए पेटेंट की कार्रवाई से पहले इस पर साइन करें। आपको पता है क्या लिखा था? अगर आपने गलत बयानी से काम लिया है, आपने झूठ बोला है, आपने अपनी शोहरत के लिए किया है और ये प्रूव्ड हो गया, या किसी की नकल की है, कोई काम कर रहा है, अगर क्लेम हो गया तो उन्होंने कहा कि 5 साल की कैद मुशक्कत है अमेरिकन जेल में। तो यानी ये तो पहले ही इसकी अंडरटेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट जी पहली थी। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त आज बहुत कम है। शुक्रिया शमाइल साहब फॉर बीइंग हियर। यानी इट्स सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। जब भी आप किसी इन्वेंशन की बात करते हैं, आई होप पीपल हु आर वाचिंग वो इसकी तरफ और राग़िब होंगे, और इंशाल्लाह ताला हम आपको फिर कभी ज़हमत देंगे दोबारा आने के लिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज हमारे सामने। हम सब ने सुना होगा कि कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और अक्सर ये जुमला, ये मुहावरा हम छोटे बच्चों के लिए कहते हैं कि भाई ये बहुत शरारती हैं, इनको सिर्फ कहा जाए या रोक टोक की जाए तो ये बात मानते नहीं हैं, इन पर ज़रा सी सख्ती करना ज़रूरी है। इसी मुहावरे को और इसी बेसिस को लेके हम देखते हैं कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम, हमारी एजुकेशन आज भी काम कर रही है। कल परसों से जब हमने इस मामले को एक्सप्लोर करना शुरू किया, रीज़न्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हमारे यहाँ क्यों बच्चे जल्दी स्कूल से उकता जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखें, ये नहीं है कि उनकी इनरोलमेंट कम है। बहुत सारे बच्चे एलिमेंट्री स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स को कंप्लीट करते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करते। उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो वहाँ पे टीचर्स का और स्कूल इंतज़ामिया का जो रवैया है। बाकी मुश्किलात अपनी जगह कि पेरेंट्स की हो सकता है वो अखराजात अफोर्ड ना कर सकते हों, स्कूल आपसे दूर हो, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी ना हो, लेकिन रवैया यहाँ पे क्या किस तरह इस प्रॉब्लम को और मज़ीद एग्रेवेट कर रहा है, वो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। इसी पे बात करने के लिए आज हमने अपने पैनल को दावत दी कि बड़े सारे कवानीन भी बनते हैं, ये बात भी की जाती है कि यकीनन रवैया अच्छा, शफ़क़त भरा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा तो कहाँ पे कोताही हो रही है। इससे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है शहनाज अफजानी को। शहनाज आपा से मेरा ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है, I've known her for the last 14 years। बहुत ही मेरे ख्याल में प्रोमिनेंट सोशल वर्किंग में आप पेश रहती हैं, बहुत सारे कम्युनिटी इशूज़ में सर्व करती हैं, एंड यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू शहनाज आपा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट लियाकत अली खान साहब। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। लीगल पहलू भी इसका समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन माइनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उन पर तशद्दुद या किसी भी तरह का जहनी दबाव डालने से मना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कहाँ माशरे में ख़राबी है और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। शहनाज आपा, सबसे पहले हम ये बात तो बड़ा फोकस में लाते हैं, ज़रा अच्छे स्कूलों से या उस तबके की बात करते हैं जहाँ पे पढ़ाई या बच्चों को स्कूल भेजना मसला नहीं है, लेकिन बच्चे से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि वो ए लेके आए, यानी बी भी नहीं, सी भी नहीं, पास भी नहीं होना, डायरेक्ट टॉप करे। अब 20 बच्चों की क्लास में 1-2 बच्चे ही टॉप पे हो सकते हैं, बाकियों का क्या कसूर है? सी, जो तुमने कहा अभी कि हमारे रवैये, इट्स द होल सोसाइटी, रवैया सभी का डिफरेंट हो गया ना। हम एक ऐसी भाग दौड़ में लगे हैं जिसकी हमें डेस्टिनेशन का पता ही नहीं। आई फील जो मेरे साथ पेरेंट्स अक्सर होते थे, मैं मशहूर थी इस बात से कि मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, सिटिंग नाउ एट दिस स्टेज, माय वन डॉटर हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम McGill, which is world recognized institution. My younger one has gone, she is mashallah the second year of university, and I feel they have achieved and they are still achieving what I would have as a mother looked for. मतलब माँ बाप क्या चाहते हैं, बच्चा खुश हो, एक्सपेक्टेशंस पूरी हो, खुश हो ना। मतलब अगर वो एक ग्रेड का सर्टिफिकेट लगाए और डीप डाउन खुश ना हो तो देन एज ए मदर आई एम फीलिंग। तो सोसाइटी का चेंज माँओं ने अपने ऊपर लिया, पीयर प्रेशर पहले माँ ने लिया, फिर उसने बच्चे पे ट्रांसफ़र किया। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि पढ़ाई कब इतनी कम्पिटिटिव हो गई। आज भी आप किसी से पूछें, और हमारे पास अगर करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, साथ में पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है, कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन, कोई ऐसी डिग्री बता दें जिसका स्कोप बहुत हो, और उसका एक ही जवाब है, स्कोप डिग्री या क्वालिफिकेशन का नहीं, स्कोप आपके बच्चे का है और बच्चा का है। एग्जैक्टली, और वो पोटेंशियल आपके खुश होने से, आपके बैलेंस्ड होने से सामने आता है। वो एक सेइंग है ना, love the job which you're doing, and if you love what you're doing it will not remain a job. Absolutely. तो you love it, जो काम करना है खुशी से करो। लियाकत साहब, आप क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह you're a lawyer as well, तो जब इस फील्ड को आप चुन रहे थे, लोग कहते हैं इसमें बहुत पढ़ाई है, बहुत प्रेशर है, इवन योर वर्किंग फील्ड इज़ वेरी हाईली कम्पिटिटिव, अग्रेसिव फील्ड है, तो आज जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, क्या बच्चों को हम इन फ्यूचर करियर चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज दावत दी इस पैनल के अंदर, और आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो है चूज़ किया और इसके ऊपर आप अवेयरनेस दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जो है ना बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि तालीम एक बुनियादी चीज़ है जो इंसान को उसके मकाम तक, उसके मकसद तक पहुँचाती है। अगर आपके पास तालीम होगी तो मेरे ख्याल में आप जितनी भी चैलेंजेस हैं उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं, मैशत से मुकाबला कर सकते हैं, इसके अलावा आप आगे बढ़ सकते हैं।
देखें यहाँ पे हमारा जो तालीमी मयार है मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छा नहीं है, कमज़ोर है। और जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पैसा है वो तो अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, उनकी औलादें पढ़ती हैं, मुल्क से बाहर भी चली जाती हैं। जो गरीब लोग हैं क्या उनके लिए जो तालीमी निज़ाम हमने बनाया है? नहीं लियाकत साहब, थोड़ी सी कतई कलामी करूँगी। देखें म्यार तो अगर मैं देखूँ कि जो बेचारे अंडर सर्व्ड एरिया में भी हैं, जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे वफाकी निज़ाम कह लीजिए, सूबाई निज़ाम कह लीजिए, उसमें वो बच्चे एस भी करते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं। यहाँ जो हम खुसूसन बात करना चाहेंगे वो जिस तरह जो तदरीस का अमल है। देखें बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए मैं आपको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा। देखिए शहरों के अंदर तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा निज़ाम है तालीम का कि सुबह के टाइम पे आप काम भी कर सकते हैं, तालीम भी हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं। लेकिन आप गांव देहात के अंदर जाके देखें जो ना, वहाँ क्या पे वहाँ आज भी जो बच्चे हैं वो स्कूल के जो चटाई हैं उसके ऊपर बैठते हैं, स्कूल हैं उनकी छतें नहीं है जो ना, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, या वो दरख्तों के नीचे बैठ के जो है तालीम हासिल करते हैं। बड़ी दूर दूर से जो है ना वो ट्रैवल करके आते हैं, गाँव देहात से आते हैं शहरों के अंदर वो पढ़ने के लिए। उनको जो मुश्किलात हैं असल बेसिक वो बच्चे किस तरह जो है ना वहाँ पे आते हैं, अगर वहाँ पे वो आके तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद A ग्रेड लेके आते हैं और हुकूमत की तरफ से उनकी हौसला अफजाई नहीं होती जो ना, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इलाकों के अंदर जो है तालीमी निज़ाम को जो है ना वहाँ पे जितनी ज़्यादा फैला सकती है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकती है वो करे। वहाँ पे टीचर बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। तो आपने ठीक है, मैं ओवरऑल अब आपको जो तालीमी निज़ाम ठीक है हमारा अच्छा है तालीमी निज़ाम, इसके अंदर जो है ना बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए हमें। लियाकत साहब तालीम एक बहुत वसी शोबा है जिस पे हम जितनी बात करें कम है, लेकिन आज ख़ास तौर पे इस नशिस्त में मैं बात करना चाहूँगी टीचर्स, असातिज़ा और ख़ास तौर पे वालिदैन के रवैये की। यानी हम बच्चे को अगर तालीम लेने के लिए भेज रहे हैं तो हमने उससे क्या एक्सपेक्ट किया है। शहनाज आपा, टीचर्स हमारे यहाँ माशाल्लाह एक जैसे कहा जाता है कि एक अच्छा उस्ताद आपकी ज़िंदगी को निखार देता है, लेकिन उस्ताद सख्ती करे आज के ज़माने में तो अब तो पेरेंट्स भी गवारा नहीं करते, कहते हैं आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों। एक ज़माने में हम कहते थे टीचर डांट दे कुछ भी कहे उस्ताद उस्ताद है। बिल्कुल ये जो हमने बच्चे को कन्फ्रंट करना सिखा दिया टीचर को, ये अच्छी रिवायत है? पर्सनली आई फील नो, बिकॉज एज अ मदर एंड एज अ वुमेन, और औरत चूँकि एक और नई पूरी एक फैमिली एक यूनिट उसको ट्रेन करेगी, तो आई थिंक बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को जब आप थोड़ी किसी गलत बात पे सज़ा भी दें, इट्स नॉट रॉन्ग, बट सज़ा का एक पैरामीटर हो। सज़ा इज़ नॉट मारपीट। सज़ा कैन बी गिविंग हिम अ टाइम फ्रेम वेयर ही और शी चेंजेस हिज एटीट्यूड। अब जो तुमने कहा कि टीचर्स को वो रिस्पेक्ट, इसलिए कि हमारे यहाँ ये शोभा ऐसा रह गया है कि जो कुछ नहीं कर रहा वो टीचर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अनफॉर्चुनेट, क्योंकि यू लुक अप टू टीचर। अगर बच्चा मुस्तकबिल का मेमार है तो उस मेमार को बनाने वाला टीचर है, तो उस टीचर पे कोई काम नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स ज़रूर कराते होंगे ट्रेनिंग्स, बट आई फील ये प्रोफेशन अब उतना नोबल रहा नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात है। और जिस तरह की तालीम के और आज के तदरीस के तकाज़े भी बढ़ रहे हैं, ये तो हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में भी टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हो रहा है, उनको आज के लिहाज से मेरे ख्याल में एम्पावर किया जा रहा है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। लियाकत साहब स्पेसिफिकली आना चाहूँगी, जैसे आपने ख़ुद भी इशारा किया कि कहीं कहाँ बहुत सख्त रवैया होता है और आए दिन हम ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें टीचर्स ने या तो बहुत ज़्यादा मार पिटाई की, तशद्दुद किया बच्चों पे। ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं बहैसियत लॉयर के, क्या किया जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल टीचर्स का जो बच्चों के साथ रवैया है वो एक दोस्ताना होना चाहिए, और अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो उसको जो है ना आप मारपीट से नहीं समझाएं, आप उसको एक दोस्ताना माहौल के अंदर समझाएं। क्योंकि देखें अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल के अंदर 200 बच्चा पढ़ता है, अगर आप किसी बच्चे को मारपीट करते हैं तो उसके ऊपर जो दूसरे बच्चे हैं उनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो बच्चा फिर तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देता, वो बागी हो जाता है, वो फिर स्कूल से भागने की कोशिश करता है। और ये मारपीट करना और इसकी तो जो है ना तो कानून इजाज़त देता है ना आपको आइन इजाज़त देता है। और दूसरी बात ये छोटे बच्चों से जिस तरह आप उनको मुर्गा बना देते हैं या आप उनके हाथों के ऊपर मारते हैं या उनको तशद्दुद करते हैं या उनको जो है ना क्लास के अंदर खड़ा करके उसके जुमलेबाजी करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, तो उसके ऊपर बच्चे को जो नफ्सियाती जो उसके ऊपर एक असर होता है वो बड़ा गलत इम्पैक्ट करता है, वो फिर तालीम हासिल नहीं करता। देखें जो बच्चा स्कूल में आ रहा है आपने उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी है, उसको आपने समझाना है, क्योंकि वो सीखने के लिए आ रहा है। ये तो सीखने का एक प्रोसेस है। खुद कहा कि ये बच्चे का हक है कि उसको शफकत के साथ मोहब्बत के साथ पढ़ाया जाए।
एक मेरे ख्याल में मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इस बात को उजागर कर दिया जाता है अगर खुदा न खासा कोई पुरतशद्दुद वाक़या हो, लेकिन जो आपने दूसरी तरफ इशारा किया कि जो जहरी दबाव, जो एक तरह से इमोशनल अब्यूज़ है बच्चे की, उसके खिलाफ या उसके हवाले से कोई कवानीन हैं पाकिस्तान में? देखिए, ऐसे कवानीन तो वैसे बहुत सारे हैं कि आप जो लेबर कवानीन के ऊपर जाएँ, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तालीम के लिए अगर स्कूलों के अंदर बच्चों से काम करवाते हैं टीचर जो है ना, प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो नहीं है, लेकिन जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी टीचर जो है ना वो बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे घर का काम करके आ जाएँ, खेती बाड़ी के काम करवाते हैं। और दूसरा, अगर वो नहीं करते तो उनको मारपीट करते हैं। देखें, काम नहीं करवा सकते आप उनसे, उनको मारपीट नहीं कर सकते आप। तालीम के लिए वो बच्चे आएँ, आप उनको बराबर तालीम देंगे जो ना। और दूसरी बात यह है कि जो ये अब जहनी एक दबाव होता है या खिंचाव होता है, इस सूरत में जो है ना एक वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें, उसकी क्लास के ऊपर जाके चेक करें, उसके प्रिंसिपल से बात करें, उसके दोस्तों से पूछें कि जो है ना ये हमारा बच्चा आ रहा है, इसके साथ क्या सलूक हो रहा है। यहाँ तो हमारे पास भी टाइम नहीं है कि हमने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुबह वैन आएगी, उसका बस्ता डाल देंगे, उसको गाड़ी में बिठा देंगे, वो चला जाएगा, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो उसके अंदर बाज़ औक़ात पेरेंट्स की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चे के बारे में जो है डिस्कस होती है। तो ये लेकिन पहले उसके बेसिक्स पे जाना चाहूँगी। जो बच्चा है, अगर खुदा न खासा वो किसी जहनी दबाव से गुजर रहा है, या उसको फील हो रहा है कि उसको वर्कलोड ज़्यादा है, या उसको क्लास में उसका उस्ताद सिंगल आउट करके ह्यूमिलिएट करता है, यानी ऐसी बातें कहता है जिससे वो एम्बैरस हो, लोग उस पर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर, ऐसे बच्चे यकीनन एहसास कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। और वो किस तरह आके अपने माँ बाप को ये बात कम्युनिकेट करे, उसके लिए बहैसियत पेरेंट्स हमें किस तरफ देखना चाहिए, कौन से साइंस होते हैं उसके, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बच्चे बहुत हसास होते हैं अगर वो किसी ना किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, या उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है जो उनको पसंद नहीं है। हो सकता है उनके पास वोकैबलरी ना हो, वो अल्फाज ना हो जिससे वो अपना दर्द, अपनी परेशानी आप तक बता सकते हैं, लेकिन उनके रवैये से, और ख़ास तौर पे अगर वो आप ही के घर में हैं, आप उनको नोट कर रहे हैं, तो आप साइंस होते हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। शनाज़ आपा, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर किसी ख़ास टीचर से बच्चा समझे कि ये मुझे उनका रवैया पसंद नहीं है, तो क्या साइंस हो सकते हैं? वो बच्चा आके कंप्लेन तो कभी कभार बच्चे नहीं भी करते। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट उस बच्चे की ज़िंदगी में क्या है? माँ, जिसकी अम्बिकल कॉर्ड से वो जुड़ा है जी। अ मदर कैन राइट अवे से कि इस वक्त मेरे बच्चे में ये चेंज आया है। जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है अब, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो प्रॉब्लम मेरा एक एरियल व्यू आता है। जब छोटे थे तो हो सकता है उस ज़माने में, मैं बहुत एडमिट करती हूँ कि हमने भी वो चीज़ें इग्नोर कर ली हूँ, बट फॉर यंग मदर्स मेरा ये मशवरा होगा कि एक एरियल व्यू माँ ले अपने बच्चे की ज़ात से। सबसे पहली साइन वो माँ ही आइडेंटिफाई कर सकती है। कभी कभार ये मिलते थे, लाइक माई यंग वन, मैं अक्सर देखती थी कि स्पोर्ट्स का कुछ भी एक्टिविटी हो तो शी यूज्ड टू होल्ड हरसेल्फ कि मैंने नहीं जाना, कभी पेट में दर्द है, कभी कुछ है, बहानेबाजी के इतने बहाने आते थे कि मुझे हैरत होती थी कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में बहाना आया और 9:30-10 बजे के बाद वही बच्चा उतना ही एक्टिव है और वो घर में इतनी एक्सट्रीनियस एक्टिविटीज कर रहा है, छलांगे भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है। सो देन आई डिग्ड and I found out कि sports teacher, as she was not very sports person, she used to single her out. अच्छा। And when we found out this, हमने उसको काफ़ी positive push दिया, and I still remember वो अपनी स्कूल की रेस में फर्स्ट आ गई थी। But we could identify, but माँ बाप शायद कॉम्पिटिटिव दौर बहुत हो गया है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि माँ बाप वो वाला व्यू नहीं दे रहे। They are missing out on lot of activities. और पूरी, जिस तरह हम कहते हैं कि एक बच्चे की एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो 5 सब्जेक्ट्स में ए ले आया, बाकी 2 A+ ले आया, आप ओवरऑल उसका देखें। लेकिन हाँ, ये छोटे
होने लगे, या फिर हम ये देखें कि उसका अगर बहुत ज़्यादा हसास बच्चे होते हैं और ये बात दिल पे ले लेते हैं, उसको खौफ तारी हो जाता है, तो उनका वजन भी कम होने लगता है, उनकी पूरी एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ साइंस। एज आई सेड, माँ सबसे पहले नोटिस कर सकती है अगर वो थोड़ा सा टाइम, और अगर वर्किंग मदर भी है, एज यू नो दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्किंग मदर, बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है वर्किंग मदर के पास जो वो स्ट्रिक्ट विंडोज़ होती है ना, वो बहुत क्वालिटी टाइम होता है। हमें टारगेट सेट होता है, हमें पता है कि ये टाइम है, एंड यू रिमेंबर कई बार होता था कि 3 बजे एंड आई सेड नो आई एम गोइंग, मीटिंग हो कुछ भी हो, मैं जा रही हूं, नथिंग, जर्नल सिटिंग देयर, ब्रिगेडियर सिटिंग देयर, नथिंग मैटर्स, क्योंकि मुझे पता था वो 3 से 5 की मेरी एक विंडो है जो मैंने अपनी बेटियों के साथ देनी ही देनी है। सो अगर माएँ अपने आप को लिमिट करें और अंडरस्टैंड कर लें, और जहाँ अभी बात हो रही थी लॉज की, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून किताबों में हैं, लेकिन क्या माँ बाप के पास वो अवेयरनेस, वो टाइम, वो माली वसाइल हैं, या वो ये जंग लड़ सकेंगे सिस्टम के साथ खड़े होके? इवन अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, रिप्यूटेड स्कूल्स, जब प्राइज हाइक ये सब भी होता है तो पेरेंट्स दे स्कम टू द प्रेशर। तो लॉ, सारा लीगल सिस्टम, यानी इस तक जाने के लिए रसाई इतनी आसान नहीं है। एक प्रेशर ग्रुप पेरेंट्स का होना चाहिए। लियाकत साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि अगर एक टीचर के ख़िलाफ़ कंप्लेन है, तो जिस तरह शनाज आपा कह रही हैं कि आप स्कूल की अथॉरिटीज़ को भी कंप्लेन करते हैं, तो वो जो पूरा सिस्टम, पूरा स्कूल होता है, वो तो अपने ही उस्ताद की, अपने ही स्टाफ मेंबर की साइड ले रहा होता है, और कभी कभार अब बच्चे की कंप्लेंट को या उसके साथ होने वाले अब्यूज़ को ही रद्द कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सूरत हाल में स्कूल वालों की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले उनको खुद देखना चाहिए कि जो टीचर्स बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बागी हो रहे हैं या उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ऐसे टीचर को भी तो पाबंदी लगा देनी चाहिए कि वो बच्चों की क्लासेस नहीं ले। अब बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि वो अपनी कोई भी प्रिंसिपल होता है या इंतजामिया होते हैं, वो अपने स्कूल की बदनामी नहीं चाहते कि किसी तरह ये बात जो है ना लीक आउट हो। अगर पेरेंट्स को ये पता चलती है तो उसको स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसको लीगल नोटिस भी दे सकते हैं, उसकी बाकायदा क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर भी जा सकते हैं कि ये हमारे बच्चे यहाँ पे जाते थे और तशद्दुद का निशाना बनाया है जिसकी वजह से बच्चे बागी हो गए, तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसा हुआ भी है कि जिन टीचर्स ने बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चे जिसके अंदर ज़ख्मी हो गए, उसके अंदर टीचर्स भी गिरफ्तार हुए हैं, स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उसके अंदर जो है ना बाकायदा केसेस अभी भी जो है ना पेंडिंग है कोर्टों के अंदर। एक अच्छी बात जो मेरे ख्याल में मेरे दोनों पैनलिस्ट ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी अपने बच्चे से जो राब्ता है, जो उसके बारे में आगाही है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अक्सर वालिदैन बच्चों को ये नसीहत करते हैं, लेकिन ये शायद इस पे कान नहीं धरे जाते कि तुमसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो बजाय इसके कि तुम खौफ के मारे कि ये गलती हो गई या मुझे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी घर पे, आप घर में बता ही नहीं रहे और किसी तीसरी सिचुएशन से आपको ये माँ बाप को पता चल रहा है, वो उनके लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है और बच्चे के लिए ये ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो जो तीसरा शख्स है हो सकता है वो आपका खैर ख्वाह ना हो और आपको इस बात पे अब्यूज़ करे या आपको ब्लैकमेल भी करे। मेरे ख्याल में एक जो यहाँ पे मैं पॉइंट ज़रूर रीइटरेट करना चाहूँगी कि जब आप कंप्लेन लेके जाते हैं स्कूल के पास भी, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि छोटा बच्चा या बच्ची है, उसी की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है कि बच्चे का तो आपको पता नहीं ये रवैया कितना बुरा है, ये तो आपस में भी बुलिंग करते थे, ये बच्ची का आपको नहीं पता ये निकल के कहीं जाती थी। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। हमारे साथ मौजूद है नासिर ज़ैदी, पाकिस्तान एकेडमी कंसोर्टियम के ये मेंबर हैं और हमारे साथ अक्सर होते भी है, पिछले शो में भी हमारे साथ है। नासिर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर यहाँ मौजूद होने का। यहाँ पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ अगर कोई जहनी दबाव या इमोशनल अब्यूज़ की सिचुएशन अगर स्कूलों में हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए रूल्स बनाने का, डूज एंड डोंट्स को डिफाइन करने का। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच for taking me on board today and starting to all the panelists who are sitting with you. जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देखें पाकिस्तान में आप अगर देखें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से भी लॉज मौजूद हैं। जी, ठीक है ना। आप बात करें अगर कि बच्चों के साथ स्कूल में टीचर अगर नारवा जो रवैया है उसको बरत रहे हैं या वो ऐसा बिहेवियर लेके चल रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो इसके हवाले से मेरा ख्याल है बेसिक जिम्मेदारी है स्कूल की, आपकी स्टेट के बाद यकीनन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल, कि वो टीचर्स को ट्रेन करें कि वो बच्चों के साथ इस तरह का जो बिहेवियर है टीचर्स का वो आने की मेरा ख्याल है नौबत ही ना आए।
बिल्कुल सही। लेकिन ये वायलेंस की तो कई रूप होते हैं नासिर, हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर जिस्मानी तशद्दुद होता है तो बच्चे को चोट लगती है, उसका कोई निशान होता है, नील पड़ता है, तो वो तो टेकअप किया जा सकता है। लेकिन क्लासरूम्स में जो जहनी दबाव का शिकार है, यानी बुलिंग सिर्फ बच्चे एक दूसरे की तो नहीं करते, कई दफ़ा टीचर्स में भी वो तशद्दुद, वो एग्रेशन पाया जाता है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, पेरेंट्स को क्या आगाही होनी चाहिए, स्कूल को इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्कूल को यहाँ पे यकीनन बहुत ज्यादा अहम है। स्कूल को पेरेंट्स के ऊपर काम करना चाहिए और पेरेंट्स के साथ जो है वो काउंसलिंग सेशंस को अरेंज किया जाए, उनके साथ जो अपना लायाजान है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ जो ये रवैया है जिसका आपने अभी जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि वो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं उसके अंदर उनकी अटेंडेंस कम हो जाती है सबसे पहले तो। दूसरी चीज ये है कि उनके अंदर एक जो फीलिंग पैदा होती है वो रिजेंटमेंट की, फेयर की, डिफाइंस की, या किसी भी किस्म का आपको कहना चाहिए कि उनके अंदर एक एग्रेशन पैदा होता है जो ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। बात की जाए इसकी रोकथाम की तो अग्रिम, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि स्कूल अपने एसओपीज के अंदर डेवलप करें एसओपीज को, कि टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा और इवन पेरेंट्स को। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात की जाती है, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के ऊपर भी पाबंदी लग जानी चाहिए कि बच्चे को आप थोड़ा सा आजाद करें, उसको फ्री करें। वो अगर बच्चे की जो उम्र है सारी दुनिया के अंदर अगर आप चले जाएं तो कहा जाता है जो शरारती बच्चा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो हम अगर छोटी शरारतों के ऊपर उनको इस तरह के उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि उनके अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो, या वो खुदा न खास्ता किसी साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल इशू का शिकार हो जाए, किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जरूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैठकर इस तरह के सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करें, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करें, इस तरह के अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज करें कि स्कूल्स में ये इश्यूज आए ही ना। नासिर, एक सवाल करना चाहूँगी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हम अगर वेस्ट में चले जाते हैं, अमेरिका में देखें, यूके में देखें, अभी शहनाज आप अभी जैसे बात कर रही थी कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारे पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की ये है कि कोई अगर खातून कुछ और नहीं कर रही है और उसने ग्रेजुएट किया है तो वो टाइम किल करने के लिए थोड़ी देर के लिए टीचर बन जाती है और उसके बाद उसके भी जहन में होता है कि लाइफ इज़ गोइंग टू टेक हर सम अदर वे। तो ये सीरियस करियर के तौर पे बहुत लोगों की चॉइस नहीं होता। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जो भी प्राइवेट स्कूल है, जब वो उसका इंतज़ामिया टीचर को इंटरव्यू कर रहा है तो उसका कोई बैकग्राउंड चेक भी करता है कि इनकी क्या अपनी मेंटल हेल्थ कैसी है, खुदा ना खास्ता इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? जैसे यूके वगैरह में हमेशा चेक किया जाता है कि खुदा ना खास्ता किसी और स्टेट से या किसी और स्कूल से जहाँ वो रेफरेंस लेके आ रहे हैं वहाँ पे इस टीचर का रवैया कैसा था। क्या पाकिस्तान में ऐसे SOPs मौजूद हैं? क्या प्राइवेट स्कूल्स इस पे तवज्जो देते हैं? देखिए, मैं आपको बता सच तो कोई SOPs मौजूद नहीं है कि प्राइवेट उनका भी इम्तिहान होगा, उनको भी मुकाबले के इम्तिहान में बिठाया जाएगा। जब जरूरी है कि एक पुलिस वाला जो पुलिस वाला बनता है उसको जो है वो उसको एक इम्तिहान लिया जाता है, एक प्रोसेस से गुजारा दिया जाता है, कॉम्पिटिशन कमीशन के एग्जाम में बिठाया जाता है, एक डॉक्टर जब लॉयर बनता है तो उसको भी जो है वो असेसमेंट से गुजरना पड़ता है। तो एक टीचर को हम आजाद कैसे छोड़ सकते हैं जिसके हाथों में हमने मुस्तकबिल के मेहमान उनके हमने हाथों में दिए हैं। तो टीचर के लिए और उनके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनना चाहिए, उनको भी रेगुलेट करना है, उनका भी एक इम्तिहान होना है और जो बेसिक नो हाउ बच्चे से रवैये की है, अपने सब्जेक्ट से इंसाफ की है, उसको देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ मौजूद होने का। जिस तरह के नाज़रीन कहा जाता है कि आजकल अपने घर का एक पोर्शन या एक कमरा भी अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो अपने टेनेंट के बारे में थोड़ी सी उसके बैकग्राउंड चेक कीजिए, अपने करीब तरीन थाने में उसका CNIC जमा कराइए। आपके घर में कोई मेड या हेल्प भी आती है तो भी उसके बारे में यही इंस्ट्रक्शंस है। ये तो आपके बच्चे का सवाल है। अगर आप उसको दिन के 8-10 घंटे एक इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं तो वो किन लोगों के दरमियान है ये पता करना, ये मालूम रखना, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं बच्चों पे जो जहनी दबाव या उनके साथ भी जो इमोशनल अब्यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट जब वो स्कूल में जाते हैं या कहीं पे भी, द काइंड ऑफ प्रेशर्स दे फील, और जिसकी शायद ही हमारे माशरे में कोई सुनवाई है और उस पर आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कहा जाता है कुछ बच्चों के हवाले से कि ये प्रॉब्लम चाइल्ड है,
ये ट्रबल मेकर है, इसकी वजह से शरारतें ज़्यादा होती हैं। नासिर भी बात कर रहे थे कि शरारती बच्चे इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल इन्वायरमेंट में या घर के इन्वायरमेंट में यकायक बच्चे में ये तब्दीली देखें कि वो ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, ज़्यादा डिफाइंड और रिजेंटफुल हो गया है, थोड़ा अग्रेशन की तरफ जा रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, वहाँ पे जो उसके मौजूद गार्डियंस हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, उसको इस तरफ मुतवज्जा होने की ज़रूरत है। बच्चा कई दफ़ा अग्रेशन या डिफाइंस अपना दर्द छुपाने के लिए बताता है, बिकॉज ही फील्स ही सो आउट ऑफ कंट्रोल कि वो छोटी मोटी चीज़ों को तोड़ के अपना गुस्सा, अपना कंट्रोल वापस रीगेन करने की कोशिश करता है। शहनाज आपा, व्हेन यू कम अक्रॉस चिल्ड्रन हु आर गोइंग थ्रू दिस टफ टाइम्स, बिकॉज आप उनकी लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग भी करती हैं, बाकी चीज़ों के अमर के मुताबिक जब उनको बताया जाता है, क्या मशवरा होता है आपका? ये बच्चों में जो गुस्सा है वो किस तरह रिलीज करें? See, for me, I feel as an individual, you're a straight line. जी, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम और घर का सिस्टम मेक्स अ ट्रायंगल। बिल्कुल। ट्रायंगल कैन नॉट बी ब्रोकन। जिस दिन वो तिकोन हमारी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग हो गया, आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ाने के लिए, आपका टारगेट होता है ग्रेड्स, अगर एज अ माँ बाप होता है, वो काम तो टीचर कर रहा है, सही, ठीक है, उस पे आपने प्रेशर दिया है तो वो उस पर सख्ती कर रहा है। घर की तरबियत तो आपका काम है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो बच्चा 4 घंटे के लिए जो स्कूल जाता है उसमें उसकी तालीम, तरबियत, नशोनुमा सब हो जाए। सही, आपने आउटसोर्स कर दिया। यू कैन नॉट आउटसोर्स, एग्जैक्टली, यू चोज द वेरी राइट वर्ड कि आप ये काम बच्चे को बड़ा करना आउटसोर्स जॉब नहीं है। इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है, अ पेरेंट नीड्स टू बी अ पार्टनर टू इट। बिल्कुल। A straight line is not going to reach anywhere. एक आप सीधी लकीर खींचते जाएं, कहाँ जा रही है? बच्चा is like that. वो straight चल रहा है, you need to build a triangle on it. और उसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी, अच्छी किताबें हैं, सब कुछ है। I see now, the other day I was so shocked, 2-year-old बच्चा could unlock the iPad and was playing the games. I was सरप्राइज टू द कोर। नहीं, लेकिन शहनाज आपा, जिन चीज़ों को हम समझते थे कि ये जहानत की निशानी है, अब वो बच्चा तो उसके लिए वो एक एवरीडे टास्क है। बिल्कुल, उसको तो पता है कि टीवी कैसे ऑन करना है। शायद हम बचपन में तो आपने चेंज कर दिया ना, हमें नहीं पता था, आपने शिफ्ट दे दिया, पैराडाइम शिफ्ट, नाउ इट्स नॉर्मल। तो फिर आप टीचर्स को भी वो शिफ्ट दें। यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे बच्चे की तरबियत मेरी जिम्मेदारी है, एंड चेंज आप देख रहे हैं अगर, तो प्लीज go up on it and tackle that task. लेकिन लियाकत साहब, अगर लोग ये भी, टीचर्स की भी तो कंप्लेन होती है कि बच्चे सुनते ही नहीं हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। जिस तरह अभी ये बात की जा रही थी कि टीनेजर्स को वाकई एक क्लास में कंट्रोल करना टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल है। मोबाइल फ़ोन्स लेके क्लासरूम में बैठे होते हैं। मैंने अक्सर ख़ुद ये केसेस देखे हैं, कभी कभार टीचर्स को तंग करने के लिए उनका नंबर लीक कर देते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। ब्रैकेट भी तो देखो। हाँ वो उसी इंस्टीट्यूशन से निकला, 3 साल उसने ग्रेजुएट किया, she or he is back. लेकिन शहनाज साहब, अब रोब से तो नहीं अब काम चल सकता। No, not rope. देखो, how you're going to feel a teacher if that person, me, I always feel उसका age group matter बहुत करता है। अगर वो आप ही का alumni है और अगर स्कूल reunions में आप उसके साथ बैठते रहें, तो that person will be friend. टीचर का रवैया, जैसे उन्होंने कहा कि मुशफ़िक रवैया हो, बट इट शुड नॉट बी ओवर फ्रेंडली रवैया। यानी ये लाइंस भी हमने थोड़ी ब्लर कर दी। आपने खुद सही कहा कि टीचर्स के साथ एक एहतराम का रिश्ता होता था, लेकिन अब वो फ्रेंडली होने के चक्कर में ओवर फ्रेंडली हो गए कि वो अपनी बात ही नहीं बनवा पाते। लियाकत साहब, आप क्या कहेंगे कि बच्चे जो टीनेजर्स खास तौर पे होते हैं, टीचर्स कैसे उनको कंट्रोल करें? डांटना मारना हमने मना किया हुआ है उनको, रोब में बच्चे आते नहीं हैं, तो ये टीचर्स के लिए तो डबल मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, टीचर्स के पास कुछ स्किल्स होती हैं कि वो कोशिश करता है कि बच्चों को किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि उसको रोज़ का काम होता है कि बच्चों का दिल मुझे किस तरह बहलाना है, बच्चे जब आएंगे क्लास में किस तरह वो अपनी एंट्री देता है, किस तरह उनसे सलाम दुआ करता है, किस तरह वो स्टार्ट लेता है, जो ना। तो टीचर्स के लिए जो है ना, वो बच्चे सब बराबर होते हैं और वो उनको कोशिश करता है कि उनको किस तरह जो है ना वो उनको तालीम दे, किस तरह एंटरटेन करे कि बच्चे वहाँ पे खुश रहें, जो ना। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, वो यकीनन आपने बिल्कुल कहा कि जो है ना वो शरारतें करते हैं, मोबाइल भी लेके बैठे होते हैं, नकल उतारते हैं टीचर्स के, टीचर्स से बड़े लेकिन टीचर्स को जो है ना वो समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं
और मुझे इनको समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं, इनको मुझे ट्रेन करना चाहिए, इनकी बातों का मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर टीचर बुरा मनाएगा तो फिर तालीम कैसे देगा दोनों? सही। अगर आप लोगों से मैं एक पर्सनल सवाल यही करूं कि अगर आप माजी में पलट कर देखते हैं तो आपका फेवरेट टीचर कौन था? वो जो सबसे ज़्यादा सख्त था, जो सख्ती करता टपट करता था, या सबसे फ्रेंडली वाला टीचर? शहनाज आप? फॉर मी आई स्टिल रिमेंबर माई उर्दू टीचर। मैं चूँकि गुजराती स्पीकिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरी उर्दू ज़ाहिर है बहुत कमज़ोर होती थी। व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बट मैं आज उनको दुआ देती हूँ क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से मेरे काफ और काफ का फर्क जो है वो निकला। वैसे मेरे भी एक टीचर इस्लामियात के बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और वो उस वक्त भी हमें ये कहते थे कि बहुत साल गुजर जाएंगे, मैं ही याद रहूंगा तुम लोगों को। आई स्टिल रिमेंबर मिसेस अख्तरी बेग। वो मेरे कभी भी मेरी जिंदगी से निकली नहीं। और लियाकत साहब आप क्या कहेंगे, आपके फेवरेट टीचर? मैं आपसे कहूँ कि टीचर सब बराबर होते हैं। नहीं, फेवरेट टीचर इसमें बच्चों का भी एक बच्चा फेवरेट निकला। डिप्लोमेटिक बयान नहीं देना है। फेवरेट तो हमारे एक टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका नाम था अल्लाह बख्श साहब जाना। तो वो बहुत अच्छे थे जो ना, वो मतलब जब आते थे उनका समझाने का जो अंदाज़ था वो एक अच्छा अंदाज समझाते थे और बार बार हम उनसे सवाल करते थे, कभी उन्होंने बुरा नहीं बनाया और हमें काफ़ी जो है ना उनसे सीखने को मिलता था। और जो टीचर हमें मारते थे, ख़ास तौर पे एक हमारे होते थे पीटी जो हमें ट्रेनिंग करवाते थे, उनका नाम था असगर जुइया, उससे हम बहुत डरते थे दोनों। अच्छा। तो वो समझे आ जाए क्लास के अंदर या उस असेंबली होती थी तो वो समझे सबको सांप सूंघ जाता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो कहीं अगर जाने। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज आपा फॉर बीइंग हियर विद अस। टीचर्स डेफिनेटली आर द फाउंडेशन फॉर एनी सोसाइटी, क्योंकि वो बच्चे का मुस्तकबिल, उसका पूरा किरदार, उसकी ज़िंदगी संवार सकते हैं। और यही वजह है कि हमने कहा कि जो शफीक और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले टीचर्स होते हैं, जो प्यार से समझाते हैं, जो आपको यकीन दिलाते हैं कि दे नो स्टूपिड क्वेश्चंस, और आप जितनी भी दफ़ा उनसे सवाल करेंगे वो उतने ही तहम्मुल के साथ उसका जवाब देते हैं, दोज आर डेफिनेटली द बेस्ट। इसके साथ साथ जो आज का हमारा की टेक अवे है कि अपने बच्चों पे ज़रा नज़र रखिए, उनको जांचिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ उन पे यही तलवार नहीं लटकती रहनी चाहिए कि उन्होंने बेस्ट ग्रेड्स लेके आने हैं या A+ लेके आना है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा खुश हो और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हो और सीखने का जो अमल है वो ताहयात उसका जारी रहे। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।